जो आज 18वें दिन भूख हड़ताल में बैठे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें हमारा एक दोस्त हवलदार मेजर सिंह जो रोज भूख हड़ताल में बैठ रहा है, रोज भूख हड़ताल में बैठा है। आज 18वें दिन से ये भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। सवेरे उठता है, नाश्ता करके फिर बैठ जाता है। तो इससे हमको ये पता लग रहा है कि कितना रोष है, कितना गुस्सा है। और हमको ये पता लग रहा है कि फौजियों को आज ये पता चल चुका है कि ये देश, ये सरकार और ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, बल्कि घोर अन्याय कर रहे हैं। ये जरूरी है कि इस वक्त फौजी जागे, एकजुट हो और अपने हक के लिए लड़ाई करें। आज हमारे बीच अफसर आए हैं, अंबाला से, हरियाणा से हमारे फौजी भाई आए हैं, दिल्ली से आए हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 12:30 बजे या 1 बजे मेंबर पार्लियामेंट श्री राजीव चंद्रशेखर भी हमारे बीच आएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि राजीव चंद्रशेखर फौजियों के सच्चे मित्र हैं। वो हमेशा से फौजियों की डिमांड्स को सरकार के सामने रखते आए हैं और उसके लिए लड़ाई करते आए हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो उन्होंने तब दिया जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने पे एंड पर्क्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए सिर्फ 3 मिनट के टाइम के अंदर। सिर्फ 3 मिनट के टाइम के अंदर जब उन्होंने पे एंड पर्क्स अपने डबल कर दिए तो श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं ये अपने इंक्रीज पे एंड पर्क्स एक्सेप्ट तब तक नहीं करूंगा जब तक आप 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड, जो बहुत जायज डिमांड है, जो बहुत ठीक डिमांड है और जो पिछले 30 साल से हम लोग इनको मना करते आ रहे हैं, जब तक वो डिमांड मटेरियलाइज नहीं होती। आपको मैं बता दूं कि आज तक उन्होंने अपनी इंक्रीज पे और पर्क्स एक्सेप्ट नहीं करे। तो राजीव चंद्रशेखर एक फौजी का बेटा है, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और हमेशा से हमारे बीच में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे हक के लिए उन्होंने लड़ाई करी है। Now coming back to 1 rank 1 pension, 1 rank 1 pension हमारा 33 साल पुराना मुद्दा। हम 33 साल से एक मुद्दे के लिए लड़ाई कर रहे हैं जो हमारा अधिकार है, जो हमारा पक्का अधिकार है। और ये सरकार आफ्टर सरकार, ब्यूरोक्रेसी आफ्टर ब्यूरोक्रेसी हमको इस 1 रैंक 1 पेंशन से किसी न किसी बहाने से इसको नकारते आ रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग एक डिसिप्लिन फोर्स थे, हैं और रहेंगे, पर उसके हिसाब से हम हमेशा से इनको एक साधारण तरीके से शिक्षा लिख के रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप हमारी 1 रैंक 1 पेंशन जो हमको 1973 से पहले मिला करती थी, आपने वो क्यों बंद कर दी और वो आप हमारी रिस्टोर करिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेसी और आर्म फोर्सेस, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर कोई एक तरह से समझौता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हमेशा से आर्म फोर्सेस पर्सनल्स को डाउनग्रेड करती आ रही है। अब क्योंकि पावर ब्यूरोक्रेसी के पास है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मिनिस्टर्स के आगे पीछे घूमती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स मिनिस्टर्स के सारे प्राइवेट काम करते हैं, इसलिए मिनिस्टर्स उनकी बात का पूरा विश्वास करते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर, इस बात का फायदा उठाकर वो बार बार लगातार आप लोगों का स्टेटस डाउन करते आ रहे हैं।
वन रैंक वन पेंशन ना देने का मेन कारण, मेन अड़चन ब्यूरोक्रेट्स। बार बार जब ये लगातार ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने 3 रीजन बताए। 1 रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा फाइनेंशियल और तीसरा लीगल, कि इन 3 कारणों के कारण हम वन रैंक वन पेंशन फौज को नहीं दे सकते। मैं आपको थोड़ा ब्यौरेवार बताता हूं कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने फौजियों के रिकॉर्ड्स नहीं हैं। फाइनेंशियल रीजन के लिए उन्होंने बोला कि अगर हम फौजियों को वन रैंक वन पेंशन देंगे तो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी वन रैंक वन पेंशन मांगेंगी और सरकार के ऊपर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि सरकार कंगाल हो जाएगी। तीसरा रीजन उन्होंने बोला लीगल, कि भाई लीगली ये टेनेबल नहीं है और हम जब देंगे तो इसके ऊपर बड़े सारे लीगल केसेस सरकार के ऊपर आ जाएंगे। बार बार आप लोगों ने, आपकी तरफ से हम लोगों ने उनको ये समझाया कि आपके तीनों रीजन गलत हैं। ये तीनों रीजन जो आप दे रहे हैं ये सरासर झूठ है और आप सरकार के नेताओं को और मंत्रियों को भ्रमित कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जब उन्होंने बोला कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो सबसे पहले सवाल ये पूछा गया कि आप 28 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं। अगर आप उनको पेंशन दे रहे हैं तो बिना डॉक्यूमेंट्स के आप पेंशन कैसे दे सकते हैं? बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर आप पेंशन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है, किसी को मालूम है? तो इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड अवेलेबल है और पैसा आपके अकाउंट में जा रहा है। तो पहला रीजन सरासर झूठ सिद्ध हो गया। दूसरा रीजन जो उन्होंने बोला कि दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मांगेंगी, तो सरासर झूठ। उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की नौकरी कितने साल तक है? आप लोगों को बता दूं कि वो सब 60 साल पे रिटायर होते हैं। सब के सब 60 साल पे रिटायर होते हैं। केवल एक आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के पर्सनल्स हैं जिनको 40 साल की उम्र पे, मतलब 17 से 18 साल की नौकरी पे रिटायर कर दिया जाता है। अब आप डिफरेंस देखिए, 17 और 18 साल में जिसको आप रिटायर करेंगे वो सिर्फ एक पे कमीशन देखेगा। उसकी तनख्वाह केवल एक पे कमीशन के हिसाब से बढ़ेगी, जबकि जो बंदा 60 साल पे रिटायर होता है वो कम से कम 4 और कई तो 5 पे कमीशन भी देखेंगे। आपकी तनख्वाह एक बार ही बढ़ेगी, आप रिटायर कर दिए जाओगे, उस तनख्वाह के ऊपर आपकी पेंशन फिक्स हो जाएगी जो सारी जिंदगी चलेगी। उस वक्त 5 पे कमीशन देखेगा, उसकी तनख्वाह 5 बारी बढ़ेगी और उसके बाद उसकी पेंशन फिक्स की जाएगी जो आपकी पेंशन से कुल 2.5 गुना ज्यादा होगी। सेम रैंक, सेम वर्क, पर हिज पेंशन आपसे 2.5 गुना ज्यादा और 60 साल तक उसे पूरी तनख्वाह दी। तो इसलिए ये कहना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मांगेंगी, दूसरा झूठ। तीसरा झूठ लीगल। लीगल के हिसाब से जेंटलमैन आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी पेंशन सरकार कोई आपको खैरात नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि योर पेंशन, आपकी जो पेंशन है ये आपके काम का हक है, तो कोई खैरात नहीं दे रही है। और अगर आपको वन रैंक वन पेंशन जो 1973 से पहले मिलती थी वो अगर दे दी जाए तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट खुश होगा रादर देन, और लोग खुश होंगे रादर देन गोइंग टू कोर्ट। तो कोई लीगल केस नहीं बनेगा। तो तीनों के तीनों कारण झूठे। इससे यही सिद्ध होता है कि सरकार के अंदर कोई न कोई लॉबी है जो आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट काम कर रही है और जो नहीं चाहती कि आर्म फोर्सेस को वेलफेयर मिले, जो नहीं चाहती कि आपका मोराल अप हो और जो नहीं चाहती कि आपकी इज्जत बने। हम लोगों को इससे सावधान होना चाहिए।
पिछले 40-50 साल तक तो हम लोग लाइक ए जेंटलमैन, क्योंकि हम लोग जब फौज ज्वाइन करते हैं तो एक कसम खाते हैं कि सरकार के हुक्म के ऊपर हम अपनी जान देंगे, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देंगे। और हम अपनी कसम में हमेशा पूरे उतरे हैं। हमने हर युद्ध में, हर लड़ाई में अपनी जान दी है, अपने अंग कटवाए हैं और अपने फैमिलीज को भी अनदेखा किया है। तो हमने अपना वचन पूरा किया है और उसके साथ जो अनरिटन लॉ है कि सरकार हमारे वेलफेयर का ध्यान रखेगी, वो सरकार ने कभी भी पूरा नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमको हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। आपको एग्जांपल देता हूं कि 1973 से पहले जो हमारे फौजी भाई हैं, इनकी पेंशन 70% हुआ करती थी। अफसरों की पेंशन 50% हुआ करती थी लास्ट पे। सिविलियंस की पेंशन 30% हुआ करती थी। 1973 में उन्होंने अपनी पेंशन बढ़ा के 30 से 50 कर दी, फौजी भाइयों की पेंशन घटा के 70 से 50 कर दी। तो आपको डबल नुकसान। और साथ में उन्होंने ये लगा दिया कि इनको हम पैरेलल फोर्सेस के अंदर जॉब देंगे। सब लोग बड़े खुश हुए कि भाई ठीक है, पेंशन भी मिलेगी, जॉब भी मिलेगी। तो आर्मी हेडक्वार्टर ने प्रोबेबली इसको एक्सेप्ट कर दिया, पर इसका उल्टा नुकसान हुआ कि किसी एक को भी जॉब नहीं मिली। आज तक ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नॉट मोर देन 5% लोगों को पैरेलल फोर्सेस में जॉब दी गई है। मतलब आपको डबल नुकसान, पेंशन कम हो गई, नो नौकरी। अब आपको नौकरी वहां क्यों नहीं मिली? बड़ी सीधी सी बात है। अब चाहे सरकार को अच्छा लगे या ना लगे, हम सबको मालूम है कि पुलिस में भर्ती करने के लिए कितने लाख रुपए देने पड़ते हैं। तो जब उनको वो लाख रुपए अंडर द टेबल मिलते हैं तो वो पैरेलल लेंगे आर्मी से, तो उनको वो नुकसान हो जाएगा। यही एक मेन रीजन है कि वो ट्रेन फोर्स को छोड़कर अनट्रेन लोगों को लेते हैं, क्योंकि अपना जेब भरना चाहते हैं। और ये आपको मैं बता रहा हूं कि आपको ये जॉब कभी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए 1 रैंक 1 पेंशन हमारा हक है और हम इसको लेके रहेंगे। 2011 में राजीव चंद्रशेखर जी के कहने के ऊपर राज्यसभा में ने एक कमेटी डिक्लेयर करी जिसका नाम रखा गया कोश्यारी कमेटी। भगत सिंह कोश्यारी जो बीजेपी के एमपी थे, वो इसके चेयरमैन बनाए गए। इस कोश्यारी कमेटी के अंदर हर पार्टी का नुमाइंदा था, कांग्रेस का, बीजेपी का, सीपीआई का, जितनी भी पार्टियां हैं सबका एक एक नुमाइंदा था। कोश्यारी कमेटी ने सारे डिपार्टमेंट्स को इनवाइट किया कि आप लोग आइए और अपना अपना प्रेजेंटेशन दीजिए कि आप लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो क्यों मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सिर्फ था 1 रैंक 1 पेंशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस। और उन्होंने सबको बुलाया जिससे कि ये सिद्ध किया जा सके, ये प्रूव किया जा सके कि बाकी भी किसी का हक है कि नहीं। उनके सामने तीनों सेनाओं ने अपने प्रेजेंटेशन दिए, आईएएसएम की तरफ से, आपकी तरफ से हम लोगों ने भी दिए, और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने भी अपने प्रेजेंटेशन दिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी दिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने भी दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेन वेलफेयर, जिनका काम आपका वेलफेयर कर रहा है पर आपका वेलफेयर करते नहीं, वो आपके वेलफेयर में रोड़े अटकाते हैं। उसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जब हम चिट्ठियां लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, और वो सारी चिट्ठियां नीचे आते आते डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमेन वेलफेयर में पहुंच जाती हैं। तो उनकी जो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने हमको चिट्ठी लिखी कि आप इतनी चिट्ठियां लिखना बंद कर दीजिए, हमको फाइलिंग करने में तकलीफ होती है। देखिए साहब, हमारी चिट्ठी पे एक्शन करना तो छोड़ दीजिए, उनको फाइलिंग करने में भी तकलीफ होती है। तो ये इस तरह का आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर है।
और इस तरह के ब्यूरोक्रेट वहां बैठे हुए हैं जो आपकी चिट्ठी पढ़ते भी नहीं है, तो वो आपका वेलफेयर क्या करेंगे? उनका जो मैं कह रहा हूं मेन काम है वेलफेयर करना नहीं, आपके वेलफेयर पे रोड़े अटकाना। जब इन सबका प्रेजेंटेशन हुआ और जब आईएसएम की तरफ से जनरल सतबीर ने प्रेजेंटेशन दिया, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि होशियारी कमेटी और के जितने भी मेंबर थे, आप लोगों की सिचुएशन और आप लोगों की तकलीफें समझ के सबकी आंखें नम हो गई। उसके बाद बैठ के यूनानिमसली उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं होशियारी कमेटी ने, उस पर साफ लिखा था कि ये जो तीनों रीजन दिए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और लीगल, तीनों बिल्कुल भंकम हैं, झूठे हैं और इनको हम सिरे से नकारते हैं। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन फिक्स करी, जो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि वन रैंक वन पेंशन इंप्लाइज दैट सेम पेंशन बी गिवन टू द सेम रैंक for the same length of service irrespective of date of retirement. Any future enhancement to be automatically passed on without demanding. यह डेफिनेशन जब उन्होंने लिख के दी पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में से किसी ने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी पार्टी के किसी एमपी ने इसको ऑब्जेक्शन नहीं किया, मतलब यह डेफिनेशन अप्रूव। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एनीबडी एल्स वांट्स वन रैंक वन पेंशन, दे शुड एग्री टू रिटायर एट 40 years, विच जो कोई रिटायर होने को तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि और कोई डिपार्टमेंट वन रैंक वन पेंशन का हकदार नहीं है। यह रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी, इस रिपोर्ट के ऊपर हमारे पास भी इसकी कॉपी आई और हम लोगों ने सरकार को फिर बोला कि आप हमें वन रैंक वन पेंशन हमारी अप्रूव कीजिए। बार बार लगातार हर टाइम इलेक्शन आते थे, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठता था। कभी सोनिया गांधी ने हाथ करी, कभी राहुल गांधी ने हाथ करी, और हर कोई इलेक्शन के टाइम पे वन रैंक वन पेंशन के लिए यस बोलते थे, पर उसके बाद जैसे ही जीतते थे, सरकार बनाते थे, तो ब्यूरोक्रेट्स के प्रेशर में आके वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा फाइल दबा दी जाती। इसमें जब ये 2014 के इलेक्शन डिक्लेयर हुए, आप लोगों सबको मालूम है कि उस वक्त देश के अंदर सब पार्टियों की पोजीशन क्या थी। उस वक्त हम लोगों ने यह मुद्दा उठाया कि फौजी अब तक अपने वोट को पहचानता नहीं था, अपने वोट की वैल्यू नहीं समझता था, और एक ईमानदार वोटर की तरह जो उसको ठीक लगता था उसको वोट देते थे। हमने ये आवाज उठाई कि 28 लाख फौजी, सुन लीजिए, 28 लाख पूर्व सैनिक, 6 लाख विधवा बहनें, 34 लाख, तब तक सर्विंग सोल्जर को भी ऑन द प्लेस ऑफ ड्यूटी वोट डालने का अधिकार मिल चुका था। 13 लाख सर्विंग सोल्जर्स, 34 और 13 47 लाख फौजी और रिटायर्ड फौजी अगर इकट्ठे हो जाए तो मेरे दोस्तों याद करो, एक फौजी कम से कम 10 वोट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। गांव के अंदर कोई भी जब प्रॉब्लम होती है तो हर कोई कहता है भाई वो फौजी आया, समझदार है, हम उससे जाके पूछते हैं, उसकी सलाह लेते हैं। तो अगर आप 10 वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आपके पास 4 करोड़ 70 लाख वोट है। ये 4 करोड़ 70 लाख वोट कहां डिवाइडेड है? नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा है, महाराष्ट्र में है, और सदर्न स्टेट्स में थोड़े कम है, और ईस्टर्न स्टेट्स में थोड़े कम है। तो कहने का मतलब यह है 4 करोड़ 70 लाख वोट कहां है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के। आप अगर पुराने इलेक्शंस का एनालिसिस देखेंगे
तो आपको लगेगा कि कम से कम 150 एमपीज के डिसीजन में डिफरेंस केवल 10,000 से लेके और 30,000 वोट तक का होता है। जब एक एमपी दूसरे एमपी से 10,000 और 30,000 वोट के बीच जीतता है और अगर उस इलाके में कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोगों के 50,000 वोट हैं, तो आप सोचिए कि अगर आपने वन रैंक वन पेंशन के लिए वोट डाला तो आप उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भाग्य बदल सकते हैं या भाग्य लिख सकते हैं। देखो, जब हमने ये आवाज लगाई तो सारी पार्टियां हिल गई। ये सच बोल रहा हूं मैं, सारी पार्टियां हिली। कांग्रेस ने देखा ये तो वोट गए, उन्होंने जाते जाते बजट के अंदर वन रैंक वन पेंशन पास कर दिया। नहीं तो 33 साल से जमा कर रहे थे, उन्होंने सडनली वन रैंक वन पेंशन क्यों पास करा? ये सोचने की बात है। याद करिए, 15 सितंबर 2013, उससे 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री मनोनीत किया था। 13 सितंबर को उन्होंने उनको अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट मनोनीत किया था और 15 सितंबर को उन्होंने पहली रैली करी, एक्स सर्विसमैन रैली इन रेवाड़ी, जिस पर लगभग 4-4.5 लाख एक्स सर्विसमैन आए थे। सबको उम्मीदें लगी हुई थी कि मोदी जी आज क्या कहने वाले हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री बीजेपी के मोदी जी वहां पहुंचे और आपके सबके सामने उन्होंने 5 बारी नमन किया कि मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, कि मैं आप लोगों के बलिदान को समझता हूं, कि मैं आप लोगों की कठिनाइयों को भी समझता हूं। और उन्होंने वहां पे 4.5 लाख लोगों के सामने ये ऐलान किया था कि 33 साल से जो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लटका हुआ है, जो कांग्रेस ने नहीं दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों से वचनबद्ध हूं कि मेरी सरकार बनते ही आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन दे दी जाएगी। याद करिए, क्योंकि आप लोग कांग्रेस से उस वक्त बहुत परेशान थे। आप लोगों को लगा कि एक कोई इंसान है, एक कोई पार्टी है जो वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे के ऊपर एक कम से कम साफ प्रॉमिस तो कर रही है। आप लोगों ने सबने उनको वोट दिया। आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं कि बीजेपी की जो इंटरनल असेसमेंट थी, वो ऊपर से तो 280 प्लस का नारा लगा रहे थे, 270 प्लस का नारा लगा रहे थे। इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने सोचा था कि अगर 230 सीटें भी मिल जाए तो गनीमत है। आप उस 15 सितंबर की रैली के बाद, आप लोगों के फैसले के बाद जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली। तो जो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के वोट के कारण बीजेपी को 80 सीटें ज्यादा मिली। वो 80 सीटों से बीजेपी की सरकार बनी है और सरकार बनते ही वन रैंक वन पेंशन भूल गए, जो कि नॉर्मल हर पॉलिटिशियन का काम है। सरकार बनते ही आपकी जो एंटी आर्म फोर्सेस लॉबी ने काम करना शुरू किया और उनके कान भरे और उन्होंने बोला कि वन रैंक वन पेंशन। क्या भाई, व्हाट वन रैंक वन पेंशन? मुझे याद है 17 जुलाई का दिन, हालांकि बीजेपी ने अपने बजट में रखे थे वन रैंक वन पेंशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए। 17 जुलाई को जब हम मिलने गए रक्षा मंत्री जी और वित्त मंत्री जेटली साहब को, तो उन्होंने कहा कि आपकी वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन तो ठीक नहीं है। हमने कहा साहब, आपकी पार्टी के एमपी भगत सिंह कोश्यारी जी ने सर्वसम्मति से ये पेंशन डिक्लेयर करी है। तो आप लोग हैरान होंगे, उन्होंने कहा कि जितने एमपी और ये कमेटियां होती हैं, ये तो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए ऐसी बातें अप्रूव कर देती हैं, इनमें कोई दम नहीं है, ये हमारे लिए मान्य नहीं है।
आप लोगों की बैकिंग के कारण हमने कहा मिस्टर जेटली, हमको इस डेफिनेशन में 1% डाइल्यूशन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने देना है तो दीजिए और नहीं देना है तो साफ मना करिए। अगर मना करने की हिम्मत तो नहीं है किसी, मना करने की हिम्मत तो नहीं है, तो वो उन्होंने बोला जाते जाते कि आप लोग थोड़ा अपना एक्सपेक्टेशन कम कीजिए। हमने बोला कि साहब, वन रैंक वन पेंशन की एक डेफिनेशन है, एक कैलकुलेशन है, सबकी पेंशन एज ऑन 1 अप्रैल 2014 को जो मिलती है उतनी कर दीजिए। जो भी कैलकुलेशन आता है वो हमें मंजूर है, इससे कम एक पैसा भी नहीं लेंगे। सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इज्जत का है, सवाल स्टेटस का है और सवाल हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का। बात खत्म हो गई, मीटिंग टूट गई, हम लोग उठ के आ गए। उसके बाद 4 महीने तक साहब कुछ नहीं हुआ। जुलाई के बाद फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स हम प्रेजेंट करते रहे पर कुछ नहीं। फाइनली थक के हमने आप लोगों के सलाह के ऊपर, जब हमें ग्राउंड से खबर मिली कि भाई कुछ एक्शन होना चाहिए, हमने कहा 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक अनशन चालू होगा। 3 दिसंबर को हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, 16 दिसंबर तक भूख हड़ताल करेंगे और 16 दिसंबर विजय दिवस के दिन महारैली हो। 16 दिसंबर का महत्व हम सब जानते हैं। ये हमारी आर्मी के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए गोल्डन डे है, जिस दिन इस दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की आर्मी पहली आर्मी है जिसने एक नया देश पैदा किया था। याद कर लीजिए, हिटलर भी नहीं कर सका था, इतनी पावर होने के बाद भी वो नहीं कर सका, पर इंडियन आर्मी ने करके दिखाया। तो हमने कहा कि 16 दिसंबर इंडियन आर्मी ने नया देश बनाया है और हमारे दुश्मन के 90,000 सैनिक को पीओडब्ल्यू बनाया है। इससे बड़ी विक्ट्री आज तक हिस्ट्री में कहीं किसी ने रिकॉर्ड नहीं करी। इसके लिए इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को हमारा सबका सलाम। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। तो हमने कहा एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्म फोर्सेस। हमने कहा 3 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक भूख हड़ताल और 16 दिसंबर को एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। जैसे ही ये आयोजन किया गया, ये नोटिस निकाला, तो कुछ सीनियर्स लोगों ने, जो कि हम सब जानते हैं कि कईयों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, कईयों के कुछ कनेक्शन होते हैं, उनकी तरफ से आवाज आने लग गई कि भाई आप ये क्यों कर रहे हो, आपको तो वो देने, वन रैंक वन पेंशन देने के लिए वचनबद्ध है। इससे पहले दिवाली की रात आप सबको याद है, जब मोदी जी सियाचिन में खड़े होकर बोले थे कि सैनिकों, आपको वन रैंक वन पेंशन देना मेरे हाथों लिखा हुआ है और वन रैंक वन पेंशन अप्रूव्ड है और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं। उसके बाद भी वन रैंक वन पेंशन नहीं आई थी। तो जब ये सीनियर लोगों का हमारे पास मैसेज आना शुरू हुआ कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए, अब क्योंकि हमको भरोसा नीचे से आप सबकी तरफ से था, हमने कहा नहीं, अब तो ये कैंसिल तभी होगी जब आप हमें वन रैंक वन पेंशन के बारे में पक्का वायदा करोगे कि कब हमको वन रैंक वन पेंशन दोगे। खाली बातों से गुजारा नहीं चलेगा। इतना प्रेशर पड़ने के बावजूद भी जब हमने इसको कैंसिल नहीं किया, तो 1 तारीख को श्री राजीव चंद्रशेखर जी, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे लिए हमेशा से लड़ाई करते आए हैं, उन्होंने हमारे साथ मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि देखिए, ये अभी पारीकर जी नए रक्षा मंत्री बने हैं और मेरी इनसे बात हो चुकी है, ये आपके मुद्दे को सीरियसली ले रहे हैं। हमने कहा नहीं साहब, अब आपके भी सलाह पर या आपके भी वायदे पर या आपके भी प्रॉमिस पर हम इस अपने अनशन को कैंसिल नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा करिए, मैं आपकी मीटिंग रक्षा मंत्री से फिक्स करा देता हूं।
और आप स्वयं उनको मिलिए, और अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना अनशन जारी रखिए। हमने कहा ये तो बात सही है कि कम्युनिकेशन चैनल कभी नहीं बंद करनी चाहिए। कम्युनिकेशन किसी भी इशू के ऊपर कम्युनिकेशन कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। और अगर हमको रक्षा मंत्री जी से मीटिंग मिलती है तो हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, पर हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे। हम इसको सरकार को 2 महीने का समय देते हैं और हम इसको 1 फरवरी तक पोस्टपोन करेंगे। और 9 दिसंबर को हमारी मीटिंग रक्षा मंत्री जी से हुई। रक्षा मंत्री जी के पास जैसे ही हम गए, पूरा डेलीगेशन गया आपकी तरफ से, और उन्होंने जाते ही सबसे पहला बात हमारे सवाल पूछने से पहले बोला कि आपकी 1 रैंक 1 पेंशन मैं देने के लिए वचनबद्ध हूं। मैंने आपकी 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा सबसे पहले स्टडी करा है, इतने मुद्दों के होने के बावजूद। अभी उनको रक्षा मंत्री बने हुए 20-25 दिन से ज्यादा नहीं हुए थे, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं खुद इसका कैलकुलेशन करूंगा और आप लोगों को शीघ्र ही बताऊंगा। जब उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को सबसे बड़ी हैरानगी इस बात की है कि जब मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया तो किसी ने बोला 5,000 करोड़ खर्चा होगा, किसी ने बोला 10,000 करोड़ खर्चा होगा, किसी ने बोला 15,000 करोड़ खर्चा होगा, और किसी ने बोला 20,000 करोड़ से भी ऊपर खर्चा होगा। और साथ में यह भी बोला, जो तीनों रीजन हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, कि अगर इनको देंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मांगेंगी। सीडीए ने बोला हमारे पास तो जी पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उन्होंने फिर वही सवाल उनसे पूछा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो साहब आप पेंशन क्या हवा में फेंक रहे हो? तो जब उन्होंने ये सवाल ऐसे पूछने शुरू किए तो नेक्स्ट डे की मीटिंग में टू योर सरप्राइज सारे के सारे बंदे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ गए। अगले दिन सीडीए ने आके बोला कि जी इतने लाख सिपाही रिटायर्ड है, इतने लाख नायक रिटायर्ड है, इतने लाख हवलदार रिटायर्ड है, इतने लाख जेसीओ रिटायर्ड है। टोटल बन गया 28 लाख। इतने लाख ऑफिसर रिटायर्ड। और जब उनसे पूछा गया कि विडो बहने, तो उनका नंबर हैरानगी की बात है कि किसी के पास नहीं था। उनसे पूछा गया कि भाई 2006 के बाद हमारी विधवा बहनों को पेंशन इंक्रीज क्यों नहीं मिली है? तो उन्होंने रक्षा मंत्री जी को बोला कि इनके पति की डेथ हो गई थी, इसलिए इनको हम कैसे इंक्रीज दे सकते हैं। मतलब सोचिए, इससे ज्यादा गलत रीजनिंग, अनैतिक रीजनिंग और क्या हो सकती है कि जिस इंसान ने अपने देश के लिए, आपके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी, आप उसकी पत्नी और बच्चों को डिसोन कर रहे हो। इसका पति मर गया है, इसलिए हम इसको पेंशन की इंक्रीज कैसे दे सकते हैं? रक्षा मंत्री जी ने बोला कि मैं तो खुद सुनकर हैरान हूं कि इस तरह की बातें मेरी एमओडी से कैसे उठती हैं। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लॉबी है जो आपके अगेंस्ट काम करती है, वो लॉबी रक्षा मंत्री को भी दिखाई पड़ी। वो भी कहते हैं कि मैं खुद हैरान हूं कि इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं। तो हमने जब कहा, कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपनी विधवा बहनों की पेंशन बढ़ाऊंगा, सबसे पहले अधिकार पेंशन के ऊपर विधवा बहनों का है। ये गलत है कि उसका पति मर गया तो उसकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। उन्होंने बोला मुझे शर्म आ रही है कि एक विधवा बहन की पेंशन जो डेली लेबर है उससे भी कम। उसके पहले वो सुप्रीम कोर्ट का एक रिमार्क पढ़ चुके थे जहां सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था, एमओडी को बोला था, गवर्नमेंट ऑफिसर बोला था कि आप अपने फौजियों को बेगर्स, भिखारियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो पढ़ चुके थे, वो इस रिमार्क से बहुत गुस्से में थे, आहत थे। तो उन्होंने कहा ये नहीं होने दूंगा, ये सिचुएशन हैज टू चेंज। अगले दिन जब बैठ के कैलकुलेशन हुआ
अगले दिन या वीक के अंदर, क्योंकि हमने तो अब आपके उनके कहने पे पोस्टपोन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं ये सारा करके बाई एंड फरवरी या एंड जनवरी इसको मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं। अब उन्होंने कैलकुलेशन करी और कैलकुलेशन के हिसाब से 8,296 करोड़ का खर्चा बना सबको वन रैंक वन पेंशन देने के लिए। उसमें विधवा बहनों की पेंशन की इंक्रीज, ओआरएस की इंक्रीज, जेसीओ की पेंशन में इंक्रीज और फिर ऑफिसर्स की पेंशन में सबको मिला के 8,296 करोड़ का खर्चा बना। अब 8,296 करोड़ में परसेंटेज वाइज अगर आप लेंगे तो मैं कहूंगा 88% या 90% खर्चा हमारी विधवा बहनों, ओआरएस और डिसेबल्ड पर्सन के ऊपर है। ऑफिसर्स का खर्चा केवल 10% है। इसके दो रीजन है। एक तो ओआरएस की पेंशन परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ेगी, विधवा बहनों की पेंशन परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़ेगी और उनका नंबर भी ज्यादा है। पर खुशी की बात है कि हमारे ओआरएस को, हमारे जेसीओस को, हवलदार को इंक्रीज पेंशन मिलेगी और वो अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट करी कि अगर आपके पास कहीं पैसे की कमी है तो आप घबराइए मत, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। आप पहले विधवा बहनों को दीजिए, फिर ओआरएस को दीजिए, फिर हवलदार को दीजिए और ऑफिसर्स के लिए आप लेटर निकाल दीजिए, पेमेंट चाहे 2 साल बाद करिए। आप हमें बॉन्ड दे दीजिए अगर आपको लगता है कि पैसे की कमी है तो। उन्होंने फिर बोला कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अगर हिंदुस्तान हमेशा से सोने की चिड़िया कहलाता आया है तो पैसे की कमी कभी नहीं है। हम सब्सिडीज के ऊपर, भारत के डिफरेंट वर्क्स के ऊपर हजारों करोड़ खर्च कर देते हैं। बर्मा में जाके पैसे दे आते हैं, मंगोलिया में जाके हम हेल्प कराते हैं, नेपाल में कराते हैं, बड़ी खुशी की बात है। पर जब फौजी को पैसे देने का सवाल आता है, जब फौजी को उसके हक देने का सवाल आता है तो ये सरकार एक एक पैसा क्यों गिनने लग जाती है। इससे सिर्फ होता है कि आपके खिलाफ कोई लॉबी काम कर रही है जो आपका भला नहीं चाहती। हमने ये कसम खाई है कि अब उस लॉबी को तोड़ देना है, अब उस लॉबी को आगे नहीं बढ़ने देना और आपका और नुकसान नहीं होने देंगे। इसके लिए खाली अकेली एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के अंदर कोई 350 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर अपने एरिया की एक्स सर्विसमेन ऑर्गेनाइजेशन है और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन सरकार उसको सीरियसली नहीं लेती। आप सबको मालूम है कि एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ सकता है, पर अगर 30 लकड़ियां बांध दीजिए तो कोई उसको वो स्टील की लकड़ी बन जाती है। हम लोगों ने एक प्रयत्न किया कि हम एक फौजी एकता करेंगे और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे जिसमें कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी आइडेंटिटी संभाल सके, अपनी आइडेंटिटी का पूरा अधिकार रहे। पर जब आपके वेलफेयर के क्वेश्चन उठाने होंगे तो वो यूनाइटेड फ्रंट से उठेंगे। मुझे आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें 40 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक्स सर्विसमैन की ने भाग लिया और उन्होंने ये कसम खाई कि हम सब मिलकर काम करें। उसके बाद हमको 15 किसान यूनियन की तरफ से भी सपोर्ट के लेटर मिल चुके हैं। आप सब जानते हैं कि एक घर के अंदर जो किसान है वो जवान है, जो जवान है वो किसान है। तो ये कहना कि जवान और किसान में अंतर है, नहीं, जवान और किसान एक ही चीज है। जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में लगाया था, जय जवान जय किसान का, वो सच है। तो 15 किसान यूनियन ने भी हमको सपोर्ट किया कि हम आपके मुद्दों को, वेलफेयर को, क्योंकि हम भी जवान हैं
या हमारा भी कोई भाई, हमारे घर से कोई न कोई जवान है, इसलिए हम आपके मुद्दों को सपोर्ट करें। स्टूडेंट यूनियंस भी जो अब तक जागृत हो चुकी थी, जो अब तक ये समझ गई थी कि सरकारें देश के फौजियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही हैं, उनको भी ये समझ में आ गई और उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ। सिटीजन ऑफ फोर्सेस, जिसकी सबसे बड़ी इकाई दिल्ली में है और हिंदुस्तान के सारे देशों में है, कहने का मतलब हर यूनिवर्सिटी में सिटीजन ऑफ फोर्सेस की इकाई है। उन्होंने भी हमारा पूरा साथ दिया और आपको ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी हर रैली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सिटीजन ऑफ फोर्सेस के स्टूडेंट्स हमेशा से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो यहां जंतर मंतर पर भी आते हैं। तो एक बहुत बड़ा एकता हुई, इतने लोग इकट्ठे हुए और उसका असर दिखाई पड़ना चालू हुआ। कमिंग बैक टू द सेम सीक्वेंस जो मैं आपको बता रहा था, रक्षा मंत्री जी ने हमें बताया उसके बाद कि उन्होंने 8,300 करोड़ का खर्चा बना के फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है और उन्होंने हमसे कहा, हमने ऐसे ही नहीं बदला था, उन्होंने कहा कि मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं पर्सनली जाके वित्त मंत्री से मिलूंगा और पर्सनली जाके प्रधानमंत्री से मिलूंगा और इसको अप्रूव कराऊंगा और इसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन साहब केस गया, अब आप लोगों को आपके ब्यूरोक्रेट तो मालूम ही है और वही फिर एंटी फोर्सेस की लॉबी जागृत हुई, क्योंकि रक्षा मंत्री ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ब्यूरोक्रेट्स को ओवररूल कर दिया था, सीडीए को ओवररूल कर दिया था कि ये तो देनी ही देनी है, आपके सारे ऑब्जेक्शंस ओवररूल्ड है और ये पेंशन इनको देनी है। सबको अपने एसीआर की चिंता होती है। अब वो रक्षा मंत्री को तो और कुछ कह नहीं सकते थे, ना फाइल पे कोई नोट डाल सकते थे, नहीं तो उनका एसीआर खराब हो जाता। तो उन्होंने नया तरीका अपनाया, उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बोला कि दोस्तों मेरे हमारे हाथ से बाहर निकल गई है, अब आप लोग इसको संभालो तो संभालो। फाइल जैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री पहुंची तो पहला ऑब्जेक्शन लग के आया कि आप अगर फौजियों को दोगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मांगेंगी, जो कि नीचे लिखा हुआ था कि इसको हम मिलिट्री पेंशन का नाम देते हैं और इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट्स का इस पे कोई अधिकार नहीं है। पर एज यूजुअल आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री से एट अ टाइम एक ऑब्जेक्शन लगता है। पर्पज 6 ऑब्जेक्शन लगाने के लिए फाइल 6 बार वापस आएगी तो 6 महीने लगेंगे। पर उनको नहीं मालूम था कि ये रक्षा मंत्री बहुत एफिशिएंट है, उनकी फाइल वापस आती थी और उसी दिन वापस चली जाती थी। जिसके लिए वो सोचते थे कि 1 महीना लगेगा, वो 1 हफ्ते के अंदर फाइल वापस हो जाती। इस तरह करके उन्होंने 4 ऑब्जेक्शन लगाए, चारों के चारों ऑब्जेक्शन रक्षा मंत्री जी ने स्ट्रांगली रिप्लाई करे और फाइल वापस उनके पास। 5वीं बारी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि इसके ऊपर लॉ मिनिस्ट्री का ओपिनियन लिया जाए। रक्षा मंत्री ने लॉ मिनिस्ट्री को फाइल भेजी और 2 दिन में वापस मंगवा ली विद अप्रूवल। नाउ देयर इज नो ऑब्जेक्शन ऑन द फाइल। अब फाइल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसके उनको पास इसको ना अप्रूव करने का कोई रीजन नहीं है, परंतु अप्रूवल अभी भी नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आपकी एंटी आर्म फोर्सेस की लॉबी उसके ऊपर बैठी हुई है। क्यों? कि उन्होंने अपने मंत्री के कान के अंदर आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचने थे वो रचे हुए हैं और उनको फिक्स करा रखा है कि इनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देनी है। ऑब्जेक्शन तो आप लगा नहीं सकते क्योंकि कोई रीजन नहीं है, पर फाइल वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग
पहली फरवरी की रैली करी। पहली फरवरी की रैली के टाइम पे भी फिर हमारे पास मैसेज आए कि आप ये रैली अब क्यों कर रहे हैं, अब तो फाइल अप्रूव होने वाली है। हमने कहा कि हमने सरकार को 2 महीने का समय दिया था, 2 महीने का समय खत्म हो गया है, फाइल अप्रूव नहीं हुई है, इसलिए हम रैली करें। 31 जनवरी रात को हमारे पास मैसेज आया कि आप रक्षा मंत्री को आपका डेलीगेशन सुबह मिल सकता। पहली फरवरी को 27 पूर्व सैनिकों का डेलीगेशन, जिसमें एक एक आदमी हर राज्य से था। 14 राज्यों से हमारे नॉमिनेटेड पीपल, पूर्व सैनिक, 4 विधवा बहनें करके हम 27 पूर्व सैनिकों का डेलीगेशन लेके रक्षा मंत्री को मिलने गए। रक्षा मंत्री जी ने वही बात बताई कि भैया मैंने आपका 8,300 करोड़ का भेज दिया है, उनके ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, वो मैं लिख के वापस कर रहा हूं, पर मैं क्योंकि अभी तक नहीं कर पाया तो अब मुझे लगता है कि मैं 31 मार्च तक आपको अप्रूवल दे दूंगा। हमने कहा ठीक है साहब, हम रैली तो कर रहे हैं। कहते हैं आप रैली करते रहिए और मुझे रैली से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारे जो सीनियर जनरल थे, जो जिनका अपना अपना इंटरेस्ट था, सारे नहीं, कुछ गिने चुने 2, 4, 6, 8 लोग जिनका अपना इंटरेस्ट था, उनके कहने के बावजूद आपके रक्षा मंत्री कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपका अधिकार है रैली करना, आप करिए। और हमारे कुछ जनरल्स कहते थे कि आप मत करिए, क्योंकि उनके अपने उन्होंने अपना उल्लू सीधा करना था, वो बीजेपी से कुछ ना कुछ मांग रहे थे। रैली हुई, आप सब लोगों ने भाग लिया और उसके बाद हमें फिर पता लगा कि फाइल अप एंड डाउन हो रही है। लेकिन 31 मार्च भी आई, 30 अप्रैल भी गई साहब, और मई भी गया, कुछ नहीं हुआ। फाइल जैसे मैंने बताया, सारे ऑब्जेक्शन अप्रूव होके फाइनेंस मिनिस्ट्री में पड़ी हुई। 30 मई को हमको सबसे बड़ा शॉक लगा, जिसको बोलते हैं 440 वोल्ट का करंट लगा। 30 मई को अचानक मन की बात के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी, जो आपको 1 रैंक 1 पेंशन देने के लिए वचनबद्ध थे, जो कांग्रेस से 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर व्हाइट पेपर मांग रहे थे, जिन्होंने सियाचिन में खड़े होकर आपके सैनिकों के बीच में बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन देना शायद मेरे सौभाग्य में लिखा है, इसके लिए सारा काम हो चुका है और आपके पैसे भी हमने अलॉट कर दिए हैं। जो नेवी के शिप के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन मैं आपको दूंगा। 30 मई को उन्होंने मन की बात में रेडियो पे बोला और ऐसी इनोसेंट वॉइस में बोला कि मुझको नहीं मालूम था कि 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा इतनी जटिल है, मुझको ये नहीं बताया गया, मुझको नहीं मालूम था कि इसको करने में इतना समय लग जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 रैंक 1 पेंशन अवश्य मिलेगी, पर कब मिलेगी इसका मैं वादा नहीं कर सकता। हमारी सरकार 5 साल के लिए है, मतलब अगले 5 साल। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सोइए, मैं सोता हूं, जब अगली बारी वोट लेने होंगे तो मैं आपके पास आऊंगा, जब अगली बारी वोट लेने होंगे तो मैं फिर कहूंगा आपको 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, पर मैं दूंगा नहीं। अगर ऐसी बात कोई बोलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यही बोलेंगे कि साहब ये तो बहुत गलत है, हमारा एजुकेशन ऑन है। तो सुन के हमने आपकी सर्वसम्मति से यह फैसला किया कि 14 जून को महासंग्राम रैली करी जाएगी। 14 जून को महासंग्राम रैली करी जाएगी और उसके बाद 15 जून से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक 1 रैंक 1 पेंशन का नोटिफिकेशन नहीं निकलता। और नोटिफिकेशन के लिए भी हमारी तो कंडीशंस हैं कि जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर आर्मी हेडक्वार्टर ने बना के भेजा है, उस ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर में हम कुछ भी बदलने नहीं देंगे।
वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा में कोई भी फेरबदल नहीं किया जाएगा। ये दो हमारी कंडीशन है। 6 जून को हमको फिर मैसेज आया कि आप रक्षा मंत्री से मिलिए। हमने कहा, हमने जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सिद्धांत है कि कम्युनिकेशन कभी नहीं टूटना चाहिए। कम्युनिकेशन खुला रहेगा तो बात आगे बढ़ेगी, बातचीत वार्तालाप खुली रहेगी तो बात आगे बढ़ेगी। हमने कहा हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 6 जून को कम से कम 14 लोगों का डेलीगेशन रक्षा मंत्री जी को मिलने गया, जिसमें IESM, IESL और भी साहब और भी NEHCC सारे लोग, जिसमें 7 अफसर और 7 JCO थे। तो कहने का मतलब यह है कि इट वॉज ए वेरी लार्ज डेलीगेशन जिसमें सारे रैंक्स के लोग इन्वॉल्व थे। और इस वक्त फिर रक्षा मंत्री जी ने बोला कि भाई वित्त मंत्री जी की तरफ से मैसेज आ रहा है कि इस डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंज करिए, और वो नई डेफिनेशन प्रपोज कर रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? सबने सिरे से उसको नकार दिया और बोला कि वन रैंक वन पेंशन की डेफिनेशन केवल एक है, केवल एक डेफिनेशन है, और इसका कैलकुलेशन भी वही है जो आपने करा है। और हमको 8,300 करोड़ से कम एक पैसा भी एक्सेप्टेबल नहीं। उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, मैं इसको दोबारा वापस भेजता हूं। कहने का मतलब यह है कि रक्षा मंत्री फिर आपके साथ है। उन्होंने हमको एक बारी भी नहीं बोला कि आप इसको डेफिनेशन बदलने की कोशिश करिए ना। उन्होंने बोला मैं दोबारा भेजता हूं। 9 जून के आसपास हमको मैसेज ये मिला कि आप जेटली साहब से आपका डेलीगेशन मिले। एक डेलीगेशन जेटली साहब से मिलने गया। इस बारी 45 मिनट तक बात हुई, 45 मिनट तक बात। जेटली साहब ने बोला कि देखिए साहब, आपकी वन रैंक वन पेंशन तो मुझे देनी है, क्योंकि पार्टी का हुक्म है, पार्टी के मैनिफेस्टो में है, इसलिए वन रैंक वन पेंशन तो आपको देनी है। जो पहले कहा जा रहा था कि वन रैंक वन पेंशन को ये करो वो करो, वो बात नहीं हुई, शुरू है। और उन्होंने फिर बोला कि आप ऐसा है कि देखिए आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बहुत सारे लीगल केसेस आएंगे, तो मैं आपको आपसे कुछ और डेफिनेशन डिस्कस करता हूं अगर आपको मंजूर हो। उन्होंने अपने नए प्रपोजल भेजे, बताने शुरू किए। हम लोग जो डेलीगेशन में थे, हमने उनके मन की बात पढ़ ली और बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया कि वो जो कहना चाहते हैं वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो सिर्फ वन टाइम इंक्रीज है। वो सिर्फ वन टाइम इंक्रीज है, और अगर कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा तो वो फौजी भाइयों के साथ धोखा होगा। इसलिए हमने फिर उनको बोला कि साहब आपकी ये डेफिनेशन हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। 45 मिनट्स में उन्होंने 3 डेफिनेशन दी, तीनों की तीनों हमने रिजेक्ट कर दी। हमने कहा कि एक ही डेफिनेशन है जो होशियारी कमेटी ने दी थी, जो आपको आपके इलेक्शन से पहले मालूम थी, जो मोदी जी को इलेक्शन से पहले मालूम थी, इसलिए इसमें अब कोई बदलाव नहीं होता। और जाते जाते उन्होंने फिर बोला कि मैं फिर बोलता हूं कि आप कोई ऐसी डेफिनेशन चुनिए जो अफोर्डेबल हो।